ये कहानी शुरू होती है 16 मई 2008 से। कनाडा के वैंकूवर शहर में रहने वाली एक लड़की थी एलेना कार्टर। उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और उसने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। एलेना उन लोगों में से थी जिन्हें शहर की भीड़ से ज्यादा प्रकृति की खामोशी पसंद होती थी। उसे जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज की जगहों के बारे में पढ़ना बेहद अच्छा लगता था। कई सालों से उसके मन में एक सपना पल रहा था। वो एक बार दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक जंगल कांगो रेन फॉरेस्ट को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उसके लिए ये बस एक छोटा सा एडवेंचर था। कुछ दिन जंगल में घूमना, प्रकृति को महसूस करना और फिर वापस अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आना। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद उसके पास थोड़ा खाली समय था। उसे लगा कि अगर अभी नहीं गई तो शायद यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एलेना ने इस बारे में अपने दोस्त, सबसे करीबी दोस्तों से बात की। सोफिया और माया तीनों कॉलेज के समय से ही अच्छी दोस्त थीं। वे एक दूसरे पर भरोसा करती थीं और अक्सर साथ में ट्रिप प्लान किया करती थीं। जब एलेना ने कांगो जाने का प्लान बताया तो शुरुआत में दोनों थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि कांगो का जंगल दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमय जंगलों में गिना जाता है। लेकिन कुछ देर बाद यह विचार उन्हें भी रोमांचक लगने लगा। आखिरकार तीनों ने फैसला किया कि वे यह ट्रिप साथ में करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे जंगल के बहुत अंदर नहीं जाएंगी, बस 4 दिन के लिए जाएंगी, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगी और फिर वापस लौट आएंगी। योजना बहुत साधारण थी। 4 दिन का ट्रिप, सीमित सामान और बिना किसी बड़े खतरे के। एलेना ने अपने परिवार को बस इतना बताया कि वो दोस्तों के साथ एक छोटा सा एडवेंचर ट्रिप करने जा रही है। उसने ये नहीं बताया कि वो दुनिया के सबसे घने जंगलों में से एक जंगल की तरफ जा रही है। सच कहें तो उस समय उसे खुद भी यह अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा कितनी लंबी और खतरनाक साबित हो सकती है। कनाडा से कांगो की दूरी लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा थी। जब एलेना ने पहली बार मैप पर यह दूरी देखी तो उसे एहसास हुआ कि वो अपने घर से जितना दूर जा रही है उतना वो पहले कभी नहीं गई थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा उत्साह भी था। उसे लगता था कि यह बस एक लंबा सफर है और दुनिया के इतने लोग वहां जा चुके हैं तो वह भी जा सकती है। उस समय यात्रा आज जितनी आसान नहीं थी। न स्मार्टफोन थे, न जीपीएस और न ही कोई सैटेलाइट ट्रैकिंग। इसीलिए तीनों दोस्तों ने जाने से पहले कई हफ्ते सिर्फ तैयारी में लगाए। उन्होंने तय किया कि वे ज्यादा सामान नहीं ले जाएंगी, क्योंकि भारी बैग सफर को और मुश्किल बना देता है। एलेना ने अपने बैग में 2 शर्ट, 1 जैकेट, मजबूत जूते और बारिश से बचने के लिए एक लंबा कोट रखा। खाने के लिए उन्होंने सूखा सामान लिया, सूखी ब्रेड, कुछ बिस्किट और थोड़ी चीनी। पानी के लिए उनके पास धातु की बोतलें थीं, जिन्हें रास्ते में भरना था। एलेना ने अपने बैग में एक छोटी डायरी भी रखी थी। वो इस पूरे सफर को लिखकर याद रखना चाहती थी। इसके अलावा एक साधारण नक्शा, एक पॉकेट नाइफ, माचिस और एक छोटी टॉर्च भी उनके पास थी। उनके पास कोई सैटेलाइट फोन नहीं था, कोई इमरजेंसी डिवाइस नहीं था। बस वही चीजें थीं जो उस समय के आम यात्रियों के पास हुआ करती थीं। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उनका सफर शुरू होना था। कनाडा से निकलकर उन्हें पहले लंबी फ्लाइट से अटलांटिक महासागर पार करना था। उसके बाद अफ्रीका के अंदर गहराई तक जाना था। फ्लाइट, फिर ट्रेन, फिर बस और आखिर में छोटी नावों का सफर करते हुए कनाडा से उस आखिरी छोटे से कस्बे तक पहुंचने में उन्हें लगभग 7 हफ्ते लग गए। अब उनके सामने कोई सड़क नहीं थी, बस एक छोटा सा कस्बा, कुछ लकड़ी के घर, एक छोटा बाजार और नदी के किनारे बंधी हुई पुरानी नावें। यहीं से आगे शुरू होता था कांगो का असली जंगल। जब उन्होंने खाने और जरूरी सामान के बारे में पूछा तो दुकान के बाहर बैठी एक बूढ़ी महिला ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम लोग कितने दिन के लिए जंगल में जा रही हो? एलेना ने बिना सोचे जवाब दिया, बस 4 दिन। बूढ़ी महिला कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम सोफिया ने एक स्थानीय नाविक से बात की। उसने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जंगल के अंदर जाने से पहले एक गाइड जरूर लेना चाहिए। उसने बताया कि वहां रास्ते अक्सर बदल जाते हैं और अंदर जाकर दिशा पहचानना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माया को यह सब जरूरत से ज्यादा डराने वाली बातें लगी। वो हंसते हुए बोली, हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा देखेंगे और वापस लौट आएंगे। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले तीनों ने अपना सामान उठाया और वे उस छोटी नाव में बैठ गईं, जो उन्हें नदी के सहारे उस जगह तक ले जाने वाली थी जहां से आगे उन्हें पैदल जंगल के अंदर जाना था। कुछ ही देर में नाव किनारे लगी। एलेना ने पहली बार कांगो के जंगल को इतनी नजदीक से देखा। पेड़ इतने घने थे कि उनके बीच की दूरी समझ में ही नहीं आ रही थी। लेकिन उस पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी उत्सुकता थी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ बढ़ गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जंगल के अंदर उनका अगला कदम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। तीनों धीरे धीरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ने लगी। शुरू में सब कुछ रोमांचक लग रहा था।
हर तरफ अनजान पेड़, अजीब सी आवाजें और हवा में फैली गीली मिट्टी की गंध। एलालीना बार बार पीछे मुड़कर रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगी। लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल और घना हो गया। ऊपर पेड़ों की शाखाएं इतनी जुड़ गई थीं कि आसमान लगभग गायब हो चुका था। जमीन हर जगह एक जैसी दिख रही थी, गीली मिट्टी, झाड़ियां और टूटे हुए पत्ते। अब यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वे किस दिशा में चल रही हैं। करीब 1 घंटे बाद अचानक सोफिया का पैर फिसल गया और वो कीचड़ में गिर पड़ी। वो उठ तो गई, लेकिन इसी वजह से तीनों कुछ देर के लिए वहीं रुक गई। जब वे खड़ी होकर आसपास देखने लगी तो एलालीना ने एक अजीब बात महसूस की। उसे नदी की आवाज सुनाई देना बंद हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक पानी के बहने की हल्की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाजें थी। एलालीना ने तुरंत कहा, रुको, हमें शायद वापस उसी दिशा में जाना चाहिए। तीनों ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता पहचानना लगभग नामुमकिन हो चुका है। पेड़ वहीं थे, झाड़ियां वहीं थी और हर दिशा बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। माया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, शायद हम बस थोड़ा ज्यादा अंदर आ गई हैं, मिल जाएगा रास्ता। लेकिन उसके चेहरे पर भी अब हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जंगल के अंदर समय का अंदाजा लगाना मुश्किल था। पेड़ों की वजह से सूरज दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में रोशनी तेजी से कम होने लगी। एलालीना ने घबराकर कहा, हमें यहीं रुकना पड़ेगा, अंधेरा होने वाला है। नीचे जमीन इतनी गीली थी कि बैठना भी मुश्किल लग रहा था। आसपास की झाड़ियों में लगातार कुछ न कुछ हिल रहा था। तभी एलालीना की नजर पास खड़े एक बहुत बड़े पेड़ पर गई। उसकी मोटी डालें जमीन से काफी ऊपर तक फैली हुई थी और मजबूत लग रही थी। एलालीना ने धीरे से कहा, आज रात हमें नीचे नहीं ऊपर रहना चाहिए। तीनों ने बिना ज्यादा सोचे उसी पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। सबसे पहले एलालीना ऊपर चढ़ी, फिर सोफिया और उसके बाद माया। कुछ ही देर में तीनों एक मोटी डाल पर बैठी थीं। नीचे जंगल का अंधेरा फैल चुका था और दूर दूर से जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। उस रात तीनों को लगा कि यह बस एक छोटी सी परेशानी है। उन्हें विश्वास था कि सुबह होते ही वे रास्ता ढूंढ लेंगी और वापस कस्बे में लौट जाएंगी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह उनका एक छोटा सा फैसला उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर देगा। अगली सुबह जब एलालीना की आंख खुली तो कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर धीरे धीरे पिछली रात की सारी बातें उसके दिमाग में वापस आने लगी। घना जंगल, रास्ता खो जाना और मजबूरी में उस पेड़ पर बिताई गई रात। सुबह की हल्की रोशनी अब पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। एलालीना ने नीचे झांका। जंगल पहले से भी ज्यादा अजनबी लग रहा था। तीनों ने तय किया कि वे आसपास थोड़ा थोड़ा अलग दिशा में जाकर देखेंगी। शायद किसी को नदी दिखाई दे जाए या कोई खुली जगह मिल जाए। ये फैसला उस समय उन्हें सही लगा, लेकिन बाद में यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। एलालीना धीरे धीरे पेड़ों के बीच आगे बढ़ने लगी। जमीन गीली थी और हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। कुछ ही मिनट बाद उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, सोफिया, माया। लेकिन जंगल ने उसकी आवाज को निगल लिया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। एलालीना ने वापस उसी दिशा में जाने की कोशिश की जहां से वो आई थी, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे एहसास हुआ कि वो फिर से भटक चुकी है। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो बिना दिशा के जंगल में भटकती रहे या फिर उसी पेड़ पर वापस लौट जाए जहां उन्होंने रात बिताई थी। एलालीना ने वही थी जो उस समय उसे सबसे सुरक्षित लगा। वो वापस उसी पेड़ तक पहुंच गई। पहले दिन उसने बस ऊपर बैठकर इंतजार किया। उसे उम्मीद थी कि सोफिया या माया उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाएंगी, लेकिन पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरे दिन उसने पेड़ की डालों को थोड़ा ठीक करना शुरू किया। उसने कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की, पत्तों को जमा किया ताकि बैठने की जगह थोड़ी आरामदायक बन सके। उस समय उसे भी नहीं पता था कि यह सिर्फ कुछ दिनों की तैयारी नहीं है। धीरे धीरे वही पेड़ उसका घर बनने वाला था। दिन हफ्तों में बदलने लगे। एलालीना बहुत कम नीचे उतरती थी। नीचे जाने का मतलब था फिर से रास्ता खो देना। ऊपर से कम उसे चारों तरफ देखने का मौका मिलता था। पानी के लिए उसने बारिश का सहारा लेना शुरू कर दिया। पेड़ की पत्तियों पर जमा पानी वह अपनी बोतल में इकट्ठा कर लेती थी। कभी कभी वह बस पत्तों से टपकती बूंदों को सीधे मुंह से पी लेती थी। खाने के लिए उसे छोटे मोटे फल, कीड़े और पेड़ों पर उगने वाली चीजें ही मिलती थीं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। एलालीना के बाल लंबे होते गए। उसकी दाढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाल उलझकर कंधों से नीचे तक पहुंच चुके थे। उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था।
हाथ पैर पतले हो गए थे और हर हरकत में थकान साफ महसूस होती थी। अब वह भागने की कोशिश नहीं करती थी। उसने उसी पेड़ को अपनी दुनिया मान लिया था। उसके लिए वही डाल जमीन बन चुकी थी और नीचे की दुनिया बस एक पुरानी याद। इधर कनाडा में उसके परिवार को कई महीनों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद वह यात्रा में होगी, फिर उन्हें लगा कि शायद वह कहीं और घूमने चली गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता डर में बदलने लगी। उन्होंने एलेना के दोस्तों के परिवारों से भी बात की, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे तीनों कहाँ गई थीं। कुछ समय बाद खोज शुरू हुई, लेकिन दिशा के बिना किसी को यह तक नहीं पता था कि एलेना कांगो के जंगल में फंसी हुई है। महीने बीत गए, फिर साल गुजरने लगे। आखिरकार उसके परिवार ने यह मान लिया कि शायद एलेना अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसी समय दुनिया से दूर कांगो के घने जंगल के बीच एक पेड़ की ऊंची डाल पर बनी छोटी सी झोपड़ी में एलेना अब भी जिंदा थी। समय बीतते बीतते उसे वहां रहते हुए लगभग 7 साल हो चुके थे। अब उसे उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे ढूंढने आएगा, लेकिन एक दिन दोपहर के समय उसने ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज हवा की नहीं थी। एलेना ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। पेड़ों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे समझ आया कि अगर यह मौका निकल गया तो शायद फिर कभी नहीं मिलेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इशारा करना शुरू किया। वो डालों को हिलाने लगी, पत्तियां गिराने लगी और झोपड़ी से बाहर निकलकर हाथ हिलाने लगी। उसका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। हेलीकॉप्टर आगे निकल चुका था, लेकिन तभी पायलट की नजर पेड़ों के बीच कुछ अजीब पर पड़ी। वो चीज जंगल का हिस्सा नहीं लग रही थी। हेलीकॉप्टर ने वापस चक्कर लगाया और जैसे ही वह पास आया, पायलट ने उसे देख लिया। एक लड़की पेड़ की ऊंची डाल पर बनी झोपड़ी में खड़ी थी। जब हेलीकॉप्टर नीचे उतरा तो लोगों ने उसे देखा, लेकिन पहले तो वो पहचान भी नहीं पाए कि वो किस हाल में है। उसके बाल कमर तक बढ़ चुके थे, शरीर बेहद पतला हो चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। जब उसे नीचे उतारा गया तो यह 7 साल बाद पहली बार था जब एलेना ने जमीन पर कदम रखा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे उसकी पहचान हुई, उसके कागज मिले और फिर उसके परिवार को खबर दी गई। जब एलेना को कनाडा वापस ले जाया गया तो उसके माता पिता दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो कुछ पल के लिए वह उसे पहचान भी नहीं पाए। ये वही बेटी थी, लेकिन 7 साल के संघर्ष ने उसके चेहरे पर एक अलग ही कहानी लिख दी थी। धीरे धीरे जब पूरी सच्चाई सामने आई, तब दुनिया को पता चला कि एक 24 साल की लड़की ने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक जंगल में 7 साल तक सिर्फ एक पेड़ पर रहकर अपनी जिंदगी बचाई थी। और कभी कभी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी उम्मीद और जिंदा रहने की इच्छा होती है। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।